हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। जो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है एमए के आपके फोर्थ सेमेस्टर का मॉडर्न इंडिया की अप्रोचेस। जो आधुनिक भारत है उसमें जो इतिहासकार थे, जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं उस बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। कौन सा टॉपिक है? पहला है हमारा उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। ठीक है, इसमें कहता है कि ऐसा इतिहास जो जिनने हमें गुलाम बनाया उसने लिखा हो। जैसे कि अंग्रेज़ों द्वारा उपनिवेशवाद का एक ही इतिहास होता है कि जो इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखा हो। अंग्रेज़ों का लिखा हुआ इतिहास कौन सा होता है? उपनिवेशवादी इतिहास लेखन होता है। और उस इतिहास में भारत के समाज को पिछड़ा हुआ, गंदा, असभ्य, खराब इस तरह बताया गया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो भारतीय समाज है अभी उसको अपने समाज में सभ्यता लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह बताया जाता है। और गई उसके बाद में जो मुख्य विशेषताएं ऐसी क्या होती हैं कि भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम काल में बांटा गया। जैसे कि 1905 बंगाल विभाजन, ठीक है, उस समय भारत को हिंदू मुस्लिम दो भागों में बांटा गया था। सेम यहीं पर भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम बांटा गया ताकि देश के अंदर नफरत का भावना लोगों के अंदर फैलती रहे। दूसरी बात है कि अंग्रेज़ों ने कहा कि जो भारत है उसको अपने देश को सुधारना चाहिए, संस्कृति को अच्छी करना चाहिए। और यहाँ पर अंग्रेज़ों को सुधारक के रूप में, इम्प्रूवर के रूप में दिखाया गया। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि भारत को विभाजित और कमज़ोर बताया गया। इन लोगों ने क्या कहा कि भारत एक कमज़ोर देश है, जबकि ऐसा नहीं था। 44 लाख करोड़ की संपत्ति अंग्रेज़ों ने भारत से लूट कर ले गए थे और ये लोग कह रहे हैं कि भारत गरीब है, कमज़ोर है। ठीक है, तो ये हो गया परिभाषा, ये विशेषताएं होगी। और ये है इसके महत्वपूर्ण लेखक जेम्स मिल। जेम्स मिल नाम है इस आदमी का, इंपॉर्टेंट आदमी। वैसे तो पढ़ना पड़ेगा आपको, भले ही गंदा खराब आदमी हो लेकिन फिर भी इसको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसा इतिहास जो भारतीयों ने लिखा हो, जो भारतीय लोग हैं, इंडियंस हैं, इन्होंने लिखा है और इन्होंने अपने देश के प्राचीन इतिहास को बहुत ही गौरवशाली बताया कि हमारा जो प्राचीन इतिहास था, एंसेंट हमारी हिस्ट्री थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पावरफुल थी, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस थी, संपत्ति अच्छी थी हमारे पास में। जैसा कि है भी ऐसा ही था, क्योंकि अगर आप देखो गुप्त काल, मौर्य काल, तो ये काल इतने ज़्यादा भारत में इतने विकसित काल थे कि जिनका एग्जाम्पल पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया आज समय लेती है। ठीक है, और जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इन्होंने क्या काम किया? हम बोलते हैं कि जिन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया तथा भारतीयों के पक्ष में इतिहास को लिखा, उसे बोलते हैं राष्ट्रवादी इतिहास। तो मुख्य विशेषताएं क्या होंगी इसके अंदर? होंगी प्राचीन भारत को सुनहरा बताया गया, विदेशी आक्रमण और औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया। मतलब कि जो विदेशी आक्रमण हुए भारत में, चाहे वो यालदूस का हो या फिर चाहे वो जो है चंगेज़ी हो, चंगेज़ों का आक्रमण हो, और चाहे जितने भी मुस्लिम आक्रमण भारत के अंदर हुए थे उन सभी आक्रमणों का विरोध किया गया इसमें। और जो ब्रिटेन हमें गुलाम बनाया था, ब्रिटेन के शासन का हमने विरोध किया है। यहाँ पर भारतीय एकता और संस्कृति की परंपरा पर जोर दिया कि भारत का जो समाजों के कितना एकता है, कितनी एकता है उसमें, संस्कृति हमारी कितनी विकसित है, अच्छी है, इस पर जोर दिया गया। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं इसके आर.सी. मजूमदार, के.पी. जायसवाल। इसमें जो आर.सी. मजूमदार हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तीसरा सांप्रदायिक इतिहास लेखन। इसमें क्या होता है, जो इतिहास है उसको किसी धर्म को विशेष मानकर तब लिखा जाता है, अर्थात धार्मिक दृष्टिकोण से लिखा जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक दूसरे के विरोध के रूप में, एक दूसरे के विरोधी के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, मुख्य विशेषताएं क्या होंगी इसकी कि ऐतिहासिक घटनाओं को धर्म के आधार पर व्याख्यात किया गया। यानी कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि हमारे देश में कुछ भी अच्छा बुरा काम हुआ है उसको धर्म में बांट दिया कि ये मुस्लिम ने किया है, हिंदू ने किया है, इस तरह से। मुस्लिम शासकों को अत्याचारी और हिंदू राजाओं को वीर बताया गया, या फिर इसके अपोजिट किया गया। बात भी सही है, जो मुस्लिम राजा थे वो मतलब थोड़े से क्या बोलते हैं कि उन्होंने गंदा बर्ताव किया, और जो हिंदू राजा थे, राजपूत राजा थे, उन्होंने अच्छा बिहेव किया, या फिर इसके उल्टा कि मुस्लिम ने अच्छा किया और हिंदू ने गलत किया। तो ये आपस में नफरत फैलाने के लिए ऐसा इतिहास लिखा गया। इतिहास को राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए उपयोग किया गया। यानी कि इतिहास में क्या है कि लोगों को आपस में बांटने के उद्देश्य से इनको बांटा गया। नुकसान क्या हुआ इसका? एक नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होता है इसका भाई, वो जो होता है कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण को समाज विभाजन और तनाव पैदा हुआ इस इतिहास के कारण। इस इतिहास की वजह से आज जो हम पढ़ते हैं ना, वो सांप्रदायिक इतिहास ही पढ़ते हैं। ठीक है, और इससे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव, समाज में बहुत ज़्यादा आपस में विरोधी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है मार्क्सवादी इतिहास लेखन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावनाएं इसकी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको। इस दृष्टिकोण में इतिहास को वर्ग संघर्ष, आर्थिक ढांचे और सामाजिक शोषण के संदर्भ में देखा जाता है। अर्थात जो एक समाज का सबसे गरीब तबका है
गरीब तबका है या अमीर तबका है, उसमें अपने आप को उठाने के लिए कितना संघर्ष किया, ठीक है, वहाँ का उस समय का आर्थिक ढांचा कैसा था, वहाँ पर लोग पैसा कैसे कमाते हैं, किस तरह से अपने अर्निंग करते हैं, और समाज में लोगों का शोषण किस तरह से होता है, उसके संदर्भ में अध्ययन होता है इतिहास का, उसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट इतिहास लेखन। अर्थात जो इतिहास गरीबों की बात करता है, जो इतिहास क्या बोलते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि जो लोगों के इतिहास, जो लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने की बात करता है, उसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट इतिहास लेखन, ठीक है। इसमें राजा महाराजा नहीं, आम जनता का इतिहास मुख्य विषय है। यानी मार्क्सवादी इतिहास लेखन और सबाल्टर्न स्कूल जो है, दोनों ही बहुत ज़्यादा आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। और इसमें समाज को दो वर्गों में बांटा गया, शोषक और शोषित। इसका अर्थ है शोषक मतलब शोषण करने वाले, हैरेसमेंट करने वाले, और शोषित मतलब जिनका हैरेसमेंट होता है, जो शोषित हैं, ठीक है। यानी शोषक मतलब राजा और शोषित मतलब गरीब लोग। भूमि, श्रम, उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से लोग भूमि का उपयोग करेंगे, मेहनत करेंगे और काम करके उत्पादन करेंगे, इस पर वो ध्यान दिया जाता है। महत्वपूर्ण इतिहासकार इसमें डी गोस्वामी, इरफान हाबी, आर एस शर्मा। आर एस शर्मा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक भी ये चलती है, यूपीएससी में पढ़ाई जाती है, तो आर एस शर्मा इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैम्ब्रिज स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल जो है, इसने जो है ना भारत के अंदर क्या काम किया, जो एलिट्स थी, जो एलिट्स मतलब होते हैं, एलिट्स बोलते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, जैसे कि नेहरू जी हुए और वल्लभ पटेल हो गए, गांधी हो गए, इस तरह के जो लोग थे, जो एलिट्स लोग थे उस समय इतिहास के, एलिट्स लोगों के बारे में इन्होंने बात करते हैं। और इन्होंने कहा जो औपनिवेशिक शासन होता है भारत के अंदर, उसमें एलिट्स की प्रतिस्पर्धा रही है, जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने आपस में कंपटीशन रखा है। विशेषताएं क्या होंगी इसकी, कि भारतीय राष्ट्रवाद को जनता की भावना नहीं बल्कि ऊपरी वर्गों की रणनीति बताया। अर्थात इन्होंने कहा कि जो नेहरू और जो गांधी है ना, इन लोगों ने जनता को नहीं देखा बल्कि इन्होंने अपने हित को देखा, ये ऐसा इतिहास बताता है, ठीक है। ये ऐसे कहता है, जैसे गांधी और नेहरू जैसे नेताओं ने जन आंदोलन नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति करने वाला बताया। ये मतलब कितना गलत बताया गया यहाँ पर, इन्होंने, इन लोगों ने इतिहास को कितना भटकाया गया यहाँ पर, कि जो गांधी और नेहरू थे, इन लोगों ने इतिहास में अपना फ़ायदा देखा है, लोगों का फ़ायदा नहीं देखा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो डेविड बोसब्रुक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेविड बोसब्रुक नाम रहेगा, आप इसको याद कर सकते हैं। और सबाल्टर्न तो मैंने पूरा पढ़ाया था एक बार, अभी मैंने पहली वीडियो डाली थी, सबाल्टर्न पर डाली थी पूरी वीडियो बना करके एक, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था इसको, और मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको। सबाल्टर्न का अर्थ है कि समाज का सबसे गरीब तबका, जहाँ पर किसान, मजदूर, दलित, महिलाएं आदि लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। महिला भी उस समय देखो, महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी तबके नीचे तबके में आती हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में महिलाओं को अच्छा स्थान नहीं मिला कहीं भी। आज भले ही हमारे देश में महिलाएं, लड़कियां हर कदम में आगे हैं, परंतु उस समय, उस समय जो था, जो महिलाओं का स्थान था बहुत ज़्यादा नीचे था, बहुत ज़्यादा नीचे था। तो उस समय बात करेंगे कि जो किसान थे, मजदूर, दलित, आदिवासी, महिलाएं इत्यादि थी, इन सभी की आवाज़ को उठाया गया और इतिहास में इन्हें एक मुख्य स्थान प्रदान किया गया, किसमें, सबाल्टर्न स्कूल के माध्यम से। और मुख्य विशेषताएं क्या होंगी इसकी, इतिहास को आम जनता की नज़र से देखा गया, अर्थात मार्क्सिस्ट इतिहास लेखन और सबाल्टर्न स्कूल का दोनों का ही बिल्कुल सेम टू सेम है। अंग्रेज़ों और भारतीय उच्च वर्ग दोनों के शोषण का विरोध किया गया। हमारे देश में गरीब लोगों का विरोध, शोषण अंग्रेज़ों ने भी किया, और जो अमीर लोग थे उन्होंने भी किया, तो उनका विरोध इसमें किया जाता है। मौखिक परंपराएं, लोक कथाएँ और जन संग्राम को इतिहास का स्रोत माना गया, अर्थात जो लोगों की बेसिक जैसे गाँव में होती है ना, कथाएँ होती हैं, लोक कथाएँ, लोग गीत गाते हैं, गाने गाते हैं मौसम बदलने पर, तो ऐसे ही जो लोक कथाएँ हुई थी, जन संग्राम, 1857 का रिवॉल्यूशन, ऐसे रिवॉल्यूशन से इन लोगों के इतिहास के इनका स्रोत माना जाता है। और जो मुख्य इतिहासकार हैं वो इसमें रणजीत गुहा जी हैं, रणजीत गुहा ही इंपॉर्टेंट है इसका, और बाकी कहीं और आपको नहीं ध्यान देना है, बस एक ही नाम याद रखना है, रणजीत गुहा, सबाल्टर्न स्कूल का। ये हमारा सारा का सारा हो चुका है, बस आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो, अगर आप समझ रहे हो टॉपिक क्या है, वर्ड क्या है, तो आप इसको आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत आराम से। उपनिवेशवादी हो गया आपका, और राष्ट्रवादी भी हो गया, सांप्रदायिक हो गया, और मार्क्सवादी हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, सबाल्टर्न हो गया, इतना ही है। इसमें सबाल्टर्न इंपॉर्टेंट है, उपनिवेशवादी इंपॉर्टेंट है, मार्क्सिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3-4 इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी ध्यान मत देना जाता, लेकिन इनके जो इतिहासकार हैं उनका नाम ध्यान रखना, ओके। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और यार सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कोई डाउट किसी को हो तो कमेंट करके पूछा करो ना, कमेंट करो कि कोई डाउट भी किसी का आ रहा है। इसके बाद में हम वीडियो बनाएंगे यूजीसी नेट के ऊपर कि आपको एमए के बाद क्या करना चाहिए, कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, ओके।